आज के चैंपियन एक ऐसा लाइव कार्यक्रम जिसमें हम देश भर के युवाओं के लिए और जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं भारत के, विशेषकर हरियाणा के जो भी खिलाड़ी हैं उनको उजागर कर पाए, उनको आगे लेकर आ पाए और जान पाए कि वो किस किस क्षेत्र में कितना अच्छा कर रहे हैं। और दोस्तों आज के चैंपियन प्रोग्राम में हमारे साथ में है जितेश कुमार जी, जो कि कराटे के कोच है। तो काफी कुछ आज हम इनसे जानने वाले हैं कि ये कोच कब बने, उससे पहले क्या करते थे और कैसी इनकी जर्नी रही थी, अब तक की रही है और आगे की उन्होंने क्या सोचा है। इन सब के बारे में दोस्तों हम जानने वाले हैं और कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में भी आज हम इनसे बात करेंगे। यानी कराटे किस किस टाइप के होते हैं, उनमें कितने मूव्स होते हैं, उनमें से अधिकतर मूव्स तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मेन होगा कोशिश करेंगे उन सब के बारे में बताने की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज इस प्रोग्राम को हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोग्राम आज लाइव नहीं चल रहा है। वैसे आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सोमवार के दिन 3 फरवरी 2025 को, लेकिन याद रहे कि ये प्रोग्राम है रिकॉर्डेड। और स्वागत है सर आपका इस लाइव प्रोग्राम में। नमस्कार सभी श्रोताओं को। तो जितेश जी, पहले तो आप कराटे के बारे में ही बताइए कि कराटे एक कैसा खेल है। कराटे बेसिकली खेल नहीं है, कराटे एक आर्ट है जी। कराटे एक मार्शल आर्ट है। और मैं कराटे में बेसिकली ट्रेडिशनल कराटे करता हूँ जी। ट्रेडिशनल कराटे वो ट्रेडिशनल फॉर्म है जो ओरिजिनली कराटे जो प्रैक्टिस किया जाता था ओल्ड टाइम में, जापानीज जो प्रैक्टिस करते थे उसी फॉर्मेट को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं जी। इसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए हैं। आप सबको बता दूं कि ट्रेडिशनल कराटे के फाउंडर सेंसेई हिदेटाका निशियामा थे, अब वो नहीं हैं। उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किए जी अपने ह्यूमन बॉडी पे। और जो ट्रेडिशनल कराटे के जो टेक्निक्स हैं जो उस पे बहुत रिसर्च वर्क करके और हमारा ह्यूमन बायोमैकेनिक्स कैसा है जी उस पे बेस करके एंड देन उन्होंने इसको डेवलप किया। उन्होंने इस पे बताया कि किस तरह से हम साइंस के, फिजिक्स के एलिमेंट्स को यूज करके हम अपने टेक्निकल स्टैंडर्ड को, अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने बॉडी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं जी। तो जैसे आपने जितेश जी जिक्र किया ट्रेडिशनल का, तो इसके अलावा भी क्या और भी आर्ट होते हैं कराटे में? कराटे में बेसिकली 3 फॉर्मेट हैं अगर हम आज की बात करें तो जी। एक है ट्रेडिशनल कराटे, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट कराटे बोले, स्पोर्ट्स कराटे बोले, और तीसरा है फुल कॉन्टैक्ट कराटे जी। सो ये 3 फॉर्मेट बेसिकली आज के डेट में पॉपुलर हैं जी। तो इनमें मेजर डिफरेंस आप बताना चाहेंगे अभी? मेजर डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल कराटे के जो पॉइंटिंग सिस्टम्स होते हैं और जो पॉइंट्स मिलते हैं उसमें आप जो भी आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पंच कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, उसमें आपको पॉइंट तभी मिलता है जब उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं पंच करने के या किक करने के वो आप फुलफिल करते हैं। ट्रेडिशनल कराटे मैं टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, तोदेमे वज़ा। तोदेमे वज़ा का मतलब होता है फिनिशिंग ब्लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूर्नामेंट के समय में, कंपटीशन के समय में किसी को फिनिश कर दे रहे हैं। मतलब आपका टेक्निक इतना स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकली इतना स्टेबल होना चाहिए आपका बॉडी कि अगर ये सही में किसी को मारा जाए तो वो फिनिश हो जाए। सो यू हैव टू अचीव दैट लेवल। इसीलिए उसको तोदेमे वज़ा बोला गया है, फिनिशिंग ब्लो बोला गया है। लेकिन जब हम टूर्नामेंट में इसको करते हैं तो एक जो सामने वाला खिलाड़ी होता है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर पहले हम अपने टेक्निक्स को रोकते हैं, या अगर हम उसको टच भी कर रहे हैं तो इतना कंट्रोल होता है कि वो उसे चोट ना लगे, लेकिन हम अचीव कर रहे हैं इस लेवल को कि हम उसे पॉइंट दे सके जी। अगर कोई पार्शली अचीव करता है तो उसे आधा पॉइंट देते हैं, वज़ारी बोलते हैं। और अगर कोई पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देता है सामने वाले को, न्यूट्रलाइजेशन मतलब मेंटली एंड फिजिकली सामने वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके आगे वो अवाक हो गया, आश्चर्य हो गया, तो वहाँ पर हम उसको इपॉन देते हैं, फुल पॉइंट्स दे देते हैं जी। ये तो तरीका होता है ट्रेडिशनल कराटे में पॉइंट मिलने का। लेकिन हम स्पोर्ट्स कराटे की बात करें तो वहाँ पर सेवरल पॉइंट्स लेना पड़ता है एंड देन वहाँ पर टच बैक या पंच करके एंड देन यू हैव टू जस्ट गो कनेक्ट एंड देन कम बैक, तो उस पे वहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं जी।
क्योकुशिनकाई का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें हिटिंग बहुत होता है, ऐसा नाम से ही आपको लग रहा होगा, फुल कॉन्टैक्ट कराटे। तो उसमें सीनियर लेवल पे मैंने अभी तक 2-3 मैचेस उनके देखे हैं जी। मैंने देखा है कि दे हैव टू गो एंड हिट हार्ड जी। और उसको फुल कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो लोग खेलते हैं। उसमें भी सेफ्टी मेजर्स होते होंगे, बट मैंने सीनियर्स का देखा है तो दे गो एंड हिट द ओपोनेंट। जी। तो ये 3 फॉर्मेट है। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात करें या फिर टेक्निकल की बात करें या हम अपने खेल की भावना की बात करें, तो वहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि आजकल स्पोर्ट्स में दे हैव टू वेयर द गार्ड्स एंड देन हेड गार्ड एंड ऑल। लेकिन आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल कराटे में हम इस तरह से एथलीट्स को ट्रेनिंग करते हैं कि वो अपने आप में खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जी। सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट बेसिकली। जी। और आपकी बातों से ये पता चला है कि कराटे के अंदर आने के बावजूद भी ये तीनों आपस में बहुत अंतर रखते हैं। यस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल कराटे खेल रहा है वो स्पोर्ट्स वाला कराटे खेल रहा है उनसे प्रतियोगिता कर सके? कभी ऐसा हुआ है? एकदम कर सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ। जी। मान लीजिए आप भरतनाट्यम सीख रहे हैं या कुचिपुड़ी सीख रहे हैं या कोई भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस सीख रहे हैं, और अगर आपको कोई मॉडर्न डांस करने बोला जाए तो आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी। क्योंकि आपका बेस, आपका बॉडी डायनामिक्स, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया हो जाता है कि आप किसी भी फॉर्म का डांस आप कर सकते हैं। जी। तो अगर आप ट्रेडिशनल कराटे कर रहे हैं तो आप किसी भी फॉर्मेट का कराटे आप कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कराटे हो, चाहे वो क्योकुशिनकाई कराटे हो, कोई भी हो, फुल कॉन्टैक्ट कराटे हो, कोई भी हो। जी। तो क्या इन सब के ग्राउंड में कुछ अंतर होता है जहाँ पर भी ये प्रतियोगिता चल रही है, कि ट्रेडिशनल वाले का ग्राउंड कुछ अलग होगा और बाकी स्पोर्ट्स वाले का ग्राउंड कुछ अलग होगा? नहीं, जो खेलने वाला एरेना, हम लोग उसको एरेना बोलते हैं जी, वो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सबका ततामी जिसपे हम लोग खेलते हैं, ततामी बोला जाता है, मैट होता है, रबर मैट्स होते हैं उसके ऊपर। पहले पुराने टाइम पे तो वुडन फ्लोर्स पे होते थे जी। लेकिन अब उतने वुडन फ्लोर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशंस हुआ, हर स्पोर्ट्स में हुआ है। जैसे हॉकी में हुआ है, पहले वो ग्रास कोर्ट पे होता था, ग्रास फील्ड में होता, अब एस्ट्रोटर्फ पे होता है। पहले लोग घास वाले ट्रैक पे दौड़ते थे, अब एस्ट्रोटर्फ ट्रैक पे दौड़ते हैं। तो उसी तरह से पहले वुडन फ्लोर्स पे टूर्नामेंट्स होते थे, अब वो मैट पे होते हैं, रबर मैट्स पे होते हैं जी। तो वो चाहे क्योकुशिनकाई हो, चाहे स्पोर्ट्स कराटे हो, चाहे ट्रेडिशनल कराटे हो, सब रबर मैट्स पे ही होते हैं, जिसको ततामी बोला जाता है। और जो स्टैंडर्ड साइज होता है इसका 8 मीटर बाई 8 मीटर का होता है। जी। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला दोस्तों अभी आपको जितेश जी से। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपके कुछ सवाल है अभी कराटे को लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर को नोट कर लीजिए और इसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 9958941408 यानी 9958941408। और अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं कराटे में तो भी हमें बता सकते हैं, हम आपको जरूर मिलवाएंगे, बातें करवाएंगे जितेश जी से। तो अभी हमने जाना कराटे के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, अब हम स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो बताइए जितेश जी, स्टाइल कितने टाइप के होते हैं? जहाँ तक आप स्टाइल की बात करती हैं, जब कराटे शुरू हुआ था तो देयर इज अ 2 वे, वन इज अ शुरीते एंड अनदर वन इज नहाते। जी। ये 2 तरीके हैं। शुरीते जो हिल्स में लोग प्रैक्टिस करते थे, पहाड़ों पे जो प्रैक्टिस करते थे, उनको शुरीते बोला गया। ये जापानीज टर्म है ना? ये जापानीज टर्म है। और नहाते उन लोगों को बोला गया जो प्लेन्स में वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो शुरीते में कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं, जैसे शोतोकान, शोतोकाई, शितोरियो। वे लोग शुरीते जो पहाड़ों पे रहते थे और पहाड़ों पे प्रैक्टिस करते थे, वो उस तरह से प्रैक्टिस करते थे। और जो नहाते, जैसे गुजुरियू, वदिरियू, ये लोग जो प्लेन्स में रहते थे, वो लोग इस फॉर्मेट को प्रैक्टिस करते थे। दोनों में एक बेसिक अंतर मैं आपको बता दूं। जो शुरीते हम लोग कराटे में एक फॉर्म करते हैं काता, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स होता है, इसको फॉर्म बोला गया है। तो अगर आप शुरीते के लोगों को काता करते हुए देखेंगे तो उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, उनमें मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप नहाते के लोगों को काता करते हुए देखेंगे तो वो लोग एक जगह पे उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है। इसका मैं अंतर आपको बता दूं। शुरीते चूंकि पहाड़ होता है, अनइवन होती है जगह, तो आपको आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ता है।
लेकिन नहाते जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है जी। तो वहाँ पे लोग फसल लगाते हैं, पौधा रोपते हैं, उसको निकालते हैं, तो उनका मूवमेंट्स एक जगह पे खड़े होकर के ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक अंतर जिनको टेक्निकली जो सुन रहे हैं और जिनको ये चीज़ समझ में आ रहा है इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। जी जी जी। जो कराटे खेलते हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, या जो नई नई चीज़ें सोचने और समझने में दिलचस्पी रखते हैं उनको भी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों बता दूं कि आप सुन रहे हैं आज के चैंपियन प्रोग्राम और आज हमारे साथ जितेश जी हैं। हम बात कर रहे हैं कराटे के बारे में, कराटे कितने प्रकार के होते हैं और कराटे से संबंधित जितने भी सवाल हमारे मन में है, हमारे आसपास हम पूछ सकते हैं, वो हम जानने की और पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भी कुछ सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर में आप हमें भेज सकते हैं। बता दें कि ये आज के चैंपियन प्रोग्राम हम हर सोमवार को 1:30 बजे लेकर आते हैं। वैसे बता दूं साथ में ही कि ये प्रोग्राम जो अभी आप सुन रहे हैं ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, यानी कि अभी लाइव नहीं चल रहा है। और जितेश जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं ये भी बता दूं कि आपने जो लास्ट प्रोग्राम सुना था जिसमें उर्वी जोशी जी थी हमारे साथ में, तो जितेश जी उर्वी जी के ही कोच है। लास्ट टाइम उर्वी जी ने बताया भी था कुछ कुछ आपको जितेश जी के बारे में। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको याद जरूर होगा। जी जितेश जी, तो ये बताया कि क्या कोई बुक होती है जिसमें लिखा रहता है कि, या कोई गाइडलाइन होती है जिसमें लिखा रहता है कि ये आपका सिलेबस है, आपको अगर ट्रेडिशनल कराटे करना है तो आप ये सीखिएगा और ये आपका बेसिक है, ये आपका एडवांस है, कुछ ऐसा होता है सर? जहाँ तक मैं ट्रेडिशनल कराटे की बात करूँ, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि ट्रेडिशनल कराटे सेंसेई हिदेटाका निशियामा ने डेवलप किया था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और उनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई। और भी किताबें लिखी गई हैं बट बेसिकली 2। एक तो हमारा ट्रेडिशनल कराटे का प्रॉपर रूल बुक है जी, जिसमें वो सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन की हुई हैं, वो टेक्निक्स में पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, टेक्निकली वो सारे चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। वो पूरा एक एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा जी। दूसरा एक कोच मैनुअल है जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया कोच मैनुअल है जो सेंसेई हिदेटाका निशियामा ने लिखा था, और उसमें हम किस तरह से ट्रेनिंग दें, क्या ट्रेनिंग देना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, किस लेवल को क्या ट्रेनिंग देनी है, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं जी। और जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मास्टर्स कोर्स करते हैं तो वो सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे अभी पिछले 2 सालों में मैं मास्टर्स कोर्स करके आया। पीछे मैं ताशकंद गया हुआ था 2023 में, तब मैंने मास्टर्स कोर्स किया। उसका 2024 में पोर्चुगल गए हुए थे, तब हमने वहाँ पे मास्टर्स कोर्स किया। और मेरे जो सेंसेई हैं, मेरे जो गुरु हैं सेंसेई जस्तो गोमेज, वो आपको बता दूं 7 बार के विश्व विजेता हैं जी। और मैं अपने आप को, बहुत लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, बहुत सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जब कोविड आया था, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए बहुत लकी टाइम था। ओ, इसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह ये है कि हमारे जो सेंसेई जस्तो हैं वो अर्जेंटीना में रहते हैं और हमारा जो टाइम है और उनका जो टाइम है, दोनों में 8.5 घंटे का अंतर है। ओके। तो जब उनका शाम का 7 बज रहा होता था तो हमारा सुबह का 3 साढ़े 3 बज रहा होता था। और कोविड के समय में चूँकि वर्क फ्रॉम होम होता था और हम लोग घर पे ही रहते थे और घर से ही काम करते थे, तो मैं सुबह के 3 बजे उठ करके तैयार होकर के और जूम पे उनके साथ कनेक्ट होता था। और मैं आपको बता दूं पूरे कोविड के समय में मैं सुबह में हम लोग उनकी ट्रेनिंग को एंजॉय करते थे। मैं भी ट्रेनिंग करता था और उनसे ट्रेनिंग भी लेता था। ओके। सो उस दौरान मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो बहुत बार ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम जब उनसे मिलते थे और ट्रेनिंग करते थे तो सीख नहीं पाते थे, समय की पाबंदी के चलते जी। लेकिन उस समय हमारे पास समय ही समय था और हम बहुत डिटेल में ट्रेनिंग करते थे जी। तो जितेश जी, मेरी मानसिकता बनी हुई थी या कहूँ नज़रिया मेरा ये था कि हो सकता है कि सभी जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए कोरोना टाइम बहुत ख़राब था, लेकिन आपने ये चेंज कर दिया कि सबके लिए ऐसा नहीं था, बस किसी ने किसी तरीके से यूज़ किया, किसी ने किसी तरीके से यूज़ किया। तो ये जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे सुनने में आया है कि कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हुए हैं। हाँ, वी आर वेरी लकी फ्रॉम इंडिया दैट हमारा देश बहुत ही जवान देश है जी। और यहाँ पर लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। कोविड के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम जो कर रहे थे वो हमारे काम का नहीं था, हम इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको मिले हैं आफ्टर कोविड। तो
ये एक पॉजिटिव साइड है कोविड के बाद का। जी। हर चीज आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव हैं, आप कितना लाइफ को, जिंदगी को आप कितना पॉजिटिवली लेते हैं। जी। अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो हर चीज आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव लेंगे तो हर चीज आपको नेगेटिव मिलेगा। तो वही मैं सोचता हूँ, कोविड मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम था। बहुत बुरा समय था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया समय था कि मैं उसमें बहुत कुछ सीखा। जी। हम लोग जो ट्रेडिशनल कराटे कर रहे हैं वो, मैं इन्वॉल्व हूँ ITKF ग्लोबल के साथ में। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेडिशनल कराटे फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्राज़ील में है। जी। और आज के डेट में जो ट्रेडिशनल कराटे को लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जी, प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, वो ITKF ग्लोबल ही है, जैसे सिस्टमेटिकली इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी ट्रेडिशनल कराटे के प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। जी। जी। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम भी हमने उर्वी जी से एक सवाल किया था कि बेल्ट जो होते हैं ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की और ब्लैक कलर की, इनमें क्या क्या अंतर होता है, किस खिलाड़ी को कब कौन सा बेल्ट मिलता है। तो अब वही सवाल हम एक बार फिर से पूछने जा रहे हैं जितेश जी से। अगर आपने तब नहीं सुना था तो अब जरूर सुनिएगा। जी सर, बताइए। आप सबने देखा होगा कि कराटे के प्लेयर्स अलग अलग रंग के बेल्ट पहने हुए होते हैं। अगर मैं बेल्ट की बात करूं तो ये वाइट बेल्ट से शुरू होता है, और वो हर इंसान जिसने कभी कराटे नहीं किया है वो सब वाइट बेल्ट है। अच्छा, मतलब मैं एक वाइट बेल्ट हूँ। आप एक वाइट बेल्ट हैं क्योंकि आप बिगिनर हैं। और इसे हम लोग 9th क्यू बोलते हैं। जी। जो कलर बेल्ट होता है वो अलग अलग रंग में होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टाइल होते हैं जो किसी और रंग से होता है, कोई और स्टाइल होता है वो किसी और रंग से करते हैं। आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्यूज होते हैं वो घटते क्रम में होता है, जो 9th क्यू से शुरू होकर के 1st क्यू तक आता है। सो कुछ लोग येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, पर्पल वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। जी। तो इस तरह से होता है वो। तो कुल कितने हो गए ये? कुल अगर शुरू कर रहे हैं तो 9 हो गए। अगर पहला बेल्ट आपको मिला वाइट के बाद तो 8 हो गए। जी। तो कलर बेल्ट 8 होते हैं। उसके बाद ब्लैक बेल्ट से शुरू होता है, जो फर्स्ट डन से शुरू होता है, जिसको हम लोग शोदान बोलते हैं। और वो फर्स्ट डन से लेकर के 10 डन तक होता है। जी। तो ब्लैक बेल्ट लेने के बाद भी और भी चीजें होती है जिसे अचीव करना होता है। मास्टर डिग्रीज होते हैं। मास्टर डिग्री में फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, फिफ्थ डन, इस तरह से करके वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल कराटे में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि एक सर्टेन दान के बाद आपको रिसर्च वर्क करना होता है। सेंसे निशियामा ने इस पे बहुत तवज्जो दी थी और वो खुद भी बहुत रिसर्च किए थे। तो आप जब 5th डन को लेना चाहते हैं, अगर 4th डन अगर आप हैं और 5th डन पे आपको जाना है, तो आपको कराटे से रिलेटेड या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या टेक्निक से रिलेटेड या कराटे के टेक्निक्स को क्या इफ़ेक्ट कर सकता है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क करना होगा। आपको थीसिस लिखनी होगी और उसको आपको जो एग्जामिनेशन कमेटी होती है उसमें जमा करना होता है। अगर वो वहाँ से अप्रूव हो जाता है तभी आपको 5th डन मिलता है या उससे ऊपर का चीज़ मिलता है। तो ये एक रिसर्च बेस होता है जिसको मास्टर डिग्री, वो ट्रेडिशनल कराटे में ही है। जी। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपको 6 डन मिल गया, 7 डन मिल गया, 8 डन मिल गया। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। तो जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो क्या यही जरूरी होता है कि व्हाइट बेल्ट के साथ ही लड़ेगा या पर्पल बेल्ट वाला पर्पल बेल्ट वाले के साथ ही लड़ेगा? क्या ऐसा कुछ होता है या फिर कोई भी किसी के साथ भी लड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिशनल कराटे में 18 साल से ऊपर ओपन होता है। लेकिन 18 साल से नीचे, चूंकि आजकल बच्चों में बहुत पॉपुलर है कराटे, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कराटे, ट्रेडिशनल कराटे को एज के इसमें बांट दिया गया है। अलग अलग एज कैटेगरीज हैं। दूसरे कराटे में वेट कैटेगरीज होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कराटे में एज कैटेगरी है। हमारा ट्रेडिशनल कराटे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे वो आपसे मजबूत है चाहे आपसे कमजोर है, आपको उसको न्यूट्रलाइज करने आना चाहिए, आपको उसको रोकने आना चाहिए, तभी आपका कराटे सीखने का पर्पस सॉल्व हुआ। मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, कराटे एक आर्ट है, कराटे स्पोर्ट्स नहीं है। अगर हम इसको एज अ सेल्फ डिफेंस हम इसको मान के चलें तो आपको लाइफ में सेल्फ डिफेंस करने का मौका तभी मिलेगा या जब भी मिलेगा आपके सामने वाला आपसे मजबूत रहेगा। चाहे वो फिजिकली आपसे मजबूत हो, चाहे वो 2-3 लोग हों, आप अकेले हों,
चाहे उनके पास कोई ना कोई हथियार हो और आपको वो अटैक करने के लिए आए। तो अगर आप वहां पर ये ढूंढने जाएंगी कि ये मेरा बराबरी का नहीं है, मैं इससे कैसे लड़ूं, तो वो तो चलेगा नहीं। आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ट्रेडिशनल कराटे में ये कॉन्सेप्ट है कि चाहे वो आपसे मजबूत है, चाहे आपसे भारी है, चाहे आपसे हल्का है, आपको उसको फेस करना, चाहे आपसे लंबा है, चाहे आपसे छोटा है, यू हैव टू फेस। लेकिन सिमिलैरिटी रखने के लिए चिल्ड्रंस लेवल में एज कैटेगरी रख दिया गया है। जी जी जी। लेकिन हम लोग सेफ्टी मेजर्स को बहुत फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 20 किलो का है और सामने वाला बच्चा कोई 7 किलो 8 किलो का है 9 किलो का है तो उसको वो मार देगा और वो गिर जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जजेस जो होते हैं इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इस तरह से हिटिंग ना हो पाए, और अगर कोई करता है तो उसको इमीडिएटली रोका जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है जी। तो हमारे इसमें एज कैटेगरीज होते हैं, वेट कैटेगरीज नहीं। बाकी स्पोर्ट्स कराटे में आप देखिएगा कि वेट कैटेगरीज होते हैं। बेल्ट का कोई लेना देना नहीं। अगर आप 10 साल के एज कैटेगरी में खेल रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाला ब्राउन बेल्ट हो और आप वाइट बेल्ट हो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये टूर्नामेंट है। कोई भी ऐसा माना जाता है कि जो कंपटीशन करने आ रहा है, जो खेलने आ रहा है, वो जानता है, बेसिक स्किल उसको पता है, पंच करना उसे आता है, किक करना उसे आता है, और वो पॉइंट ले सकता है, तभी वो टूर्नामेंट में खेलने के लिए आया है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जी। तो काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने जाना और काफ़ी अच्छे से बताया आपको जितेश जी ने। दोस्तों उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा आपको। और अब हम जितेश जी से कुछ उनके बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी कराटे खेलने की, और उनका कोच तक का सफ़र कैसा था, कोच के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर ये खास प्रोग्राम आज के चैंपियन, जो हम आपके लिए हर सोमवार लेकर आते हैं दोपहर 1:30 बजे। और बता दूं कि आज तारीख है 3 फरवरी 2025 और ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड चल रहा है दोस्तों, यानी कि पहले ही हमने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया था, अब आप इसका रिपीट टेलीकास्ट सुन रहे हैं। तो जितेश जी आप बताइए कि आपने शुरुआत कब की थी कराटे खेलने की और कैसे की थी? मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ, जहाँ हमारे सुपर डुपर क्रिकेट के कैप्टन माही हैं, धोनी हैं जी। मैं उसी शहर से आता हूँ। मैं स्कूल में जब था तब शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा और मैं शुरू में एथलेटिक्स करता था। मेरा इवेंट 100 मीटर 200 मीटर हुआ करता था। मैं एथलेटिक्स में 100 मीटर्स में स्कूल नेशनल्स तक खेला हूँ। उसके बाद मेरे एक कज़न ब्रदर थे जो कराटे करते थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पे, और रांची में ही मैं कराटे प्रैक्टिस करना शुरू किया जी। शुरुआती समय में मेरे जो कोच हुआ करते थे वो सेंसेई विजय सिंह थे, तो रांची में ही रहते थे और उनका क्लास चलता था हमारे कॉलोनी में, वहीं मैं जाकर के उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद हमें मौका मिला दिल्ली आने का और यहाँ आकर के काम करने का, तो मैं दिल्ली आ गया। ब्लैक बेल्ट तो मुझे वहीं मिल गया था। अच्छा। और मैं सन 1989 से कराटे कर रहा हूँ, 1989 से। ओके। तब से लेके आज तक मैं कराटे से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे घर में एक बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है और मेरी माँ है। मेरे फादर नहीं हैं। मेरे फादर, मैं जब 5th क्लास में था तभी वो बीमार होकर के चल बसे थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन मेरे घर में मेरे भाइयों का, बहनों का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, शुरू से सपोर्ट रहा जी। और वो हमेशा से ये चाहते थे कि मैं कुछ करूं और जो करूं बहुत अच्छा करूं। तो उनका सपोर्ट शुरू से रहा और मैं धीरे धीरे करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कराटे करता गया और जीतता चला गया और अप टू द वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा। मैं 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इनफैक्ट 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ। इसराइल में इसराइल ओपन जाके खेला हूँ, इजिप्ट में जाके इजिप्ट ओपन, उस समय में हुस्नी मुबारक करके चैम्पियनशिप हुआ था, उसको खेला हूँ। और इसराइल में मैं सिल्वर मेडल जीता था। हमारे इंडिया में ही साउथ एशियन 1994 में साउथ एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था और सिल्वर मेडल मिला था। और अभी एट प्रेजेंट में मैं एक क्वालिफाइड रेफरी, जज, कोच और एग्जामिनर हूँ। आई एम ए सर्टिफाइड फ्रॉम ITKF ग्लोबल और इंटरनेशनली मुझे सर्टिफाई किया गया है। एंड एट प्रेजेंट मैं ब्लैक बेल्ट 4 डन हूँ ITKF से, और मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है ताकि मैं 5th डन के लिए जा सकूँ। और क्योंकि बिना रिसर्च वर्क के आप 5th डन नहीं हो सकते, तो उस पर मेरा काम चल रहा है।
और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे 1-2 साल में मुझे 5th Dan मिल जाए। इतना आसान नहीं है कि मैं जा कर के तुरंत अगले साल जाके 5th Dan ले लूँ ITKF में, तो वो मेरा चल रहा है। और मैं अभी मुझे ताशकंद में रेफरीशिप करने का भी मौका मिला। मैंने रेफरीशिप किया वर्ल्ड कप में, और पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं जा कर के वर्ल्ड एरिना में खड़े होकर के रेफरीशिप किया जी। सो ये मेरे लिए और हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सका। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं अभी आपके साथ इतने अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठ के उनका इंटरव्यू ले पा रही हूँ, और उम्मीद है कि दोस्तों को भी काफी अच्छा लग रहा होगा कि इतने अनुभवी व्यक्ति के सुन रहे हैं उनकी बातें और कुछ ना कुछ जान पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपकी बातें सुनकर। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ गुड़गांव की आवाज़ को कि उन्होंने मुझे चुना कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना एक साक्षात्कार दें। बहुत अच्छा लगा सर हमें भी कि आप यहाँ पर आए। तो ये तो आपने साथ साथ कहा कि आप प्लेयर और कोच एक साथ, लेकिन आपने कब सोचा कि अब तो मैं अपनी जो आगे की जर्नी है वो कोच के तौर पर निभाना चाहता हूँ? 1993 में जैसा आपको पता है कि एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ। बहुत चैलेंजिंग होता है, और सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है फाइनेंशियल जी। पैसे की आवश्यकता होती है, और हमारे टाइम पे उतने स्पॉन्सर्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता था, इतना मीडिया लाइव नहीं होती थी, तो आपको जो भी कुछ करना है वो खुद से करना है जी। और वो सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था, तो पैसे की ज़रूरत होती थी। और मैं कराटे सीखता था और फुल फ्लेजेड, तो मुझे करते करते 3-4 साल हो चुके थे। तो मुझे एक मौका मिला, हमारे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उन्होंने मुझे, स्कूल के टीचर थे, आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वो मुझे बोले कि तुम कराटे कर रहे हो और नेशनल खेले हो, सिखाते क्यों नहीं हो? तुम सिखाओगे तो तुम्हें कुछ 2 पैसे भी मिलेंगे जी, तो तुम सिखाना शुरू करो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं वहाँ छोटे बच्चों को सिखाना शुरू किया, और वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलना शुरू हुए जी। और वो पैसे को मैं जमा भी करता था और अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को यूज़ भी करता था, और बाकी टूर्नामेंट्स में जाना है, कहीं कंपटीशन में जाना है, अपने डाइट पे खर्च करना है जी। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। मैं सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, आपके शरीर में 70% असर आपके खाने का है जी, और 30% असर आप जो शरीर से मेहनत करते हैं उसका है। आप अगर शरीर से मेहनत कर रहे हैं और अगर आपका खाना ठीक नहीं है, आपका फूड ठीक नहीं है, तो आपको 100% रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता जी। तो जितेश जी, साथ में हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अगर कोई कराटे खेल रहा है या कोई और स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? सबसे अच्छा खाना तो घर का खाना होता है। हाँ। आप घर का अगर खाना खा रहे हैं तो उससे बढ़िया खाना कुछ नहीं है जी। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी को विटामिन, मिनरल, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबकी ज़रूरत होती है। हर एलिमेंट्स का हमारे शरीर पे उसका इफ़ेक्ट आता है, उसका असर होता है। अगर हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता है, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, थोड़ा आप बताइए सर। प्रोटीन, अगर हम शाकाहारी खाना, मैं एक शुद्ध शाकाहारी हूँ जी, तो अगर शाकाहारी खाना की बात करें तो शाकाहारी खाना में आपको पनीर में प्रोटीन मिल जाता है, आपको मशरूम में प्रोटीन मिलता है। जो हम दूध को जब हम फाड़ते हैं, छेना, आप लोग समझ जाएंगे छेना अगर आपको समझ में आता हो, पनीर जब निकालते हैं तो पनीर का जो पानी होता है जी, अगर घर में आप निकाल रहे हैं तो उस पानी में बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन होता है। अगर उसी पानी को अगर आप रोटी गूंध लें, रोटी बना रहे हैं और रोटी उसी पानी से रोटी की आटा को गूंधें तो उससे भी आपको प्रोटीन बहुत मिलेगा। तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद आपको चना, थोड़ा कच्चा चना ना हो करके उसको हल्का उबाल करके खाएं तो सुपाच्य हो जाता है। उसी तरह से सोयाबीन हो गया, और दीज आर द हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो भी मीठा चीज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जी। अगर हम आलू खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम शकरकंदी खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो उस तरह की चीज़ों में आपको कार्ब्स मिलते हैं जी। तो गेहूं में भी कार्ब्स होते हैं, चावल में भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चावल में भी है, गेहूं में भी है, और मक्का में भी है जी। तो
उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स की अगर आप बात करेंगे तो सलाद है, हरी सब्जियां हैं, इन सब में आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स में अगर आप अलग अलग रंग के सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो उससे आपको इम्यूनिटी आपकी अच्छी होती है और आपको मिनरल्स और विटामिन्स एंड सब मिल जाते हैं। शुद्ध दूध, हरियाणा में दूध का ये भंडार है। हाँ। तो अगर आप दूध पीते हैं रोज तो दूध को बोला गया है कंप्लीट फूड। एक जो छोटा बच्चा होता है जो अनाज नहीं खा सकता वो सिर्फ दूध पे जिंदा होता है जी। तो दूध एक कंप्लीट फूड है। हर खिलाड़ी को दूध जरूर पीना चाहिए, पनीर के साथ साथ दूध, और अगर हो सके तो रात में गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध वो जरूर पीना चाहिए। उसके फायदे हैं। हल्दी वाला दूध आप लोग सर्च कर सकते हैं कैसे बनता है हल्दी वाला दूध। अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो जो खिलाड़ी होता है वो बहुत मेहनत करता है पूरे दिन, शरीर टूट सा जाता है, तो हल्दी उसको रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है जी। दूसरा, हल्दी में करक्यूमिन होती है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है उसमें, और आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और आपके शरीर में कोई भी दर्द हो, किसी भी तरह का है, चोट है, कट गया है, फट गया है, उसके आपको हील करने में बहुत हेल्प करता है जी। तो हर खिलाड़ी को हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए, जैसे गोल्डन मिल्क बोला गया है जी जी। तो ये सब आपने बताया सर कि प्रोटीन अगर लेना है या कोई भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है अपनी तो ये लेना चाहिए। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम जिसका सेवन कोई खिलाड़ी करता है तो वो उसके करियर का फुल स्टॉप भी बन सकता है? ज़रूर। सबसे पहले हर खिलाड़ी को नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। वो किसी भी तरह का नशा हो सकता है जी। जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में डोपिंग बोलते हैं। अगर वाडा की बात करें, आईओसी की बात करें तो दे आर अगेंस्ट डोपिंग जी। डोपिंग के सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जी। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको वहाँ पर आप स्टिमुलेशन लेते हैं, आप इन्हांस करते हैं तो आपको थोड़े समय के लिए आप जीत जाओ, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। और अगर आप डोपिंग टेस्ट में पकड़ा गए, अगर आप डोपिंग में आप पॉजिटिव आ गए तो आपका लाइफ, आपके स्पोर्ट्समैन का कैरियर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका डोपिंग में वो पॉजिटिव आए हैं। इवन ओलंपिक में जीते हुए प्लेयर्स के भी मेडल्स को वापस ले लिया गया है। इसलिए नशे से तो बहुत दूर रहना चाहिए, नशा करना ही नहीं चाहिए। नशा जहर है जी। सो नशा अगर आप करते हैं, किसी भी तरह का नशा हो, किसी भी तरह के स्टिमुलेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो दैट इज़ बिग नो। आपको अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एनर्जेटिक बनाना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो आप नेचुरल सब्सटेंस लें। हमारे आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको खाने से एक स्पोर्ट्समैन अगर उसे खाए तो वो नेचुरल तरीके से अपने आप को बूस्ट कर सकता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है जी। इसलिए आर्टिफिशियल या किसी भी तरह का नशा तो लेना ही नहीं चाहिए जी। और हमारा देश योग में इतना विकसित है और शुरू से, आज से नहीं, पुरातन काल से ही हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप उसका जानकारी लें और उसको लें तो वो आप अपने परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं जी। तो काफ़ी कुछ जानने को मिल गया दोस्तों, क्या खाना चाहिए और किस चीज़ के लिए बिग नो है, यानी क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन सब की जानकारी आपको मिल गई होगी दोस्तों। और अब जैसे कि जितेश जी एक कोच है तो सर आप अपनी एकेडमी के बारे में बताइए, आप कब कब कोचिंग देते हैं, किस किस दिन कोचिंग देते हैं, इस बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं एट प्रेजेंट में एज अ कराटे कोच एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में काम करता हूं जी। और मैं वहां करीब 23 सालों से काम कर रहा हूं। और स्कूल में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल्स जीत करके आए हैं। उसके अलावे जैसे उर्वी है या बाहर के जो बच्चे हैं उनको, वो जो मेरे पास आते हैं या मैं उनके पास वो मिलते हैं तो मैं उनको भी शाम के समय में जब मैं खाली होता हूँ तो उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं उनको प्रैक्टिस देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करें जैसे उर्वी ने किया है जी। और हम लोग बेसिकली ट्रेडिशनल कराटे करते हैं। तो ट्रेडिशनल कराटे जो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग की और भी बहुत सारे कोचेज़ हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कोचेज़ हैं जो लोग ट्रेडिशनल कराटे की ट्रेनिंग देते हैं।
तो अलग अलग एरिया में ट्रेनिंग देते जी। हैं। सो अगर आप सर्च करेंगे ट्रेडिशनल कराटे तो आपको मिल जाएंगे अलग अलग नामों से, अलग अलग हमारे साथ के भी जो कोचेज हैं वो लोग अलग अलग नामों से उस एकेडमी का नाम लेकर चला। जी, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला। अब सर हमारा आखिरी सवाल यही है कि जो भी अभी युवा खिलाड़ी है या कोई भी और खिलाड़ी है, उनको आप कोई सलाह देना चाहेंगे जिस वजह से वो और अच्छा कर सकते हैं कराटे या फिर अपने कोई और स्पोर्ट्स में? सबसे पहले चीज़, हर युवा को कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर करना चाहिए। जी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ कराटे करना चाहिए, कोई भी एक खेल जरूर खेलना चाहिए। कोई भी खेल अगर आप खेलते हैं तो आप फिजिकली, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जी। आप शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। जी। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि हर बच्चे को दिन में कम से कम 2 बार पसीना जरूर बहाना चाहिए। पसीना, उनका कहने का मतलब खेलना जरूर चाहिए। तो हर बच्चा, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा हो, मैं बोलता हूँ हर इंसान को, सिर्फ बच्चा नहीं, युवा नहीं, हर इंसान को कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। जी। और दूसरा, हर खिलाड़ी को नशे से एकदम दूर रहना चाहिए। जी। तीसरा, उनका खाना, जो उनकी माँ घर में खाना बना के देती हैं, वो ज़रूर खाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ना लें। नेचुरल, जो नेचुरल तरीके से सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स हैं वही खाएं। ऐसा कोई भी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है उसको उठा के ना खा लें। जी। आप पहले उसको रिसर्च करें, क्या है, कैसे है, कितना सेफ है या नहीं है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है कि आपने तो ले लिया लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं बॉडी पे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा नेचुरल लें। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की नहीं, किसी भी फील्ड में हो। अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है एक दिन में, अगर हम उस 24 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज करें, उसको समय को सही तरीके से बांट कर उस पर काम करें, तो हमें सक्सेस होने पे कोई नहीं रोक सकता। और आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की अगर बात करेंगे, उनसे सुनेंगे, तो वो यही बोलेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जी। क्योंकि हर इंसान के पास, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, उसके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। और जो विद्यार्थी हैं वो, बहुत बार मैंने सुनता हूँ प्लेयर्स से, पेरेंट्स से कि अभी एग्ज़ाम है, अभी तो प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम। मेरा ये मानना है कि क्या आपने जिस दिन एग्ज़ाम में आपने खाना नहीं खाया था, क्या आप रोज़ सांस नहीं ले रहे हैं? जी। या जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना उस दिन आप सांस लेना बंद कर दिए? ऐसा तो नहीं है ना। जी। वो आपका लाइफलाइन है। उसी तरह से आपके दिनचर्या में आपका एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस हर इंसान के लिए आपका होना ही चाहिए। वो आपका एक लाइफलाइन होना चाहिए। जी। ताकि वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप शरीर से मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, तो आप पढ़ाई भी अच्छा करेंगे। जी। आप फोकस भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। जी। आप पढ़ भी ज़्यादा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप डल हैं, उदास हैं, लो हैं, तो जो काम आपको याद, आपको अगर 4 घंटे में हो रहा है, 3 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, अगर आपका अलर्ट है, एनर्जी है आपके पास, आप स्वस्थ हैं, तो वही काम आपका 15 मिनट, आधे घंटे में हो जाएगा। तो वहाँ भी आप समय बचा रहे हैं। जी। तो मेरा ये मानना है कि हर युवा को रोज अपनी दिनचर्या में, जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज सांस लेते हैं, उस तरह से रोज एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ताकि उससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है। जी। आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। मैं आज 52 साल का हो गया हूँ, 53वां साल मेरा चल रहा है। जी। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग हैं, वो मुझसे यही बोलते हैं कि आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? हाँ, आप तो लगते ही नहीं हो 52-53 साल के। पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत, मेरा खाना, मेरा मेहनत और मेरी अनुशासित जीवन का ही नतीजा है। जी। अगर आप अपने जीवन को अनुशासित होकर चलते हैं, जीते हैं,
तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो मेरे युवाओं से यही अपील है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अनुशासित करें, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और अपने टाइम को मैनेज करें, अच्छा खाएं, खेलें और खूब पढ़ें। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया सर, और इस ऊर्जा के साथ ही हम इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। होप आपको जानकारियों से कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होगा। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर आज के चैंपियन प्रोग्राम, और आज हमारे साथ थे जितेश जी, जो कि कराटे कोच है, और काफ़ी साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी की, ये कह सकती हूँ पूरी की पूरी ज़िंदगी ही कराटे को दे दी है, और काफ़ी अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक कोच की जो ये होती है ना अपने मन में कि मैं अपना तो अच्छा करूँगा ही, लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट है उनको भी मैंने सिखाना है, तो ये चीज़ आपको जितेश जी में देखने को मिलेगी ही। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप के नंबर में भेज दीजिएगा अपनी बात, अपनी फीडबैक रिकॉर्ड करके। फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी, मैं चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।